Hello student, in this video lecture we are going to discuss about the behavioral therapy, which is very important as per your exam purpose of view. You must be concentrate on video, you must be kept your notes in front of you during this seeing this video. What do you mean by the behavioral therapy? Behavioral therapy, in the simple words, I just want to explain that it is used to treat a undesirable behavior to a desirable behavior, used to modify the behavior, used to modify behavior up to the desirable behavior. जहाँ से पर्सन का बिहेवियर डिज़ायरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पर्सन के बिहेव को कहाँ तक चेंज करना, अप टू द डिज़ायरेबल बिहेवियर तक मॉडिफाइड करना, उसी को हम बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में है. यहाँ देख सकते हैं आप, ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट गोल इज टू मॉडिफाई मालएडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न बाय रीइंफोर्सिंग मोर एडेप्टिव बिहेवियर. माल एडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करना. बहुत सारे थियोरीज हैं इसके लिए. जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वी कैन से द मोस्ट एक्सेप्टेबल थियोरीज हैं, जैसे पाउलो एंड हिज डॉग, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल बोलते हैं. एक ऑपरेट कंडीशनिंग मॉडल है दैट इज़ बाय द स्किनर, जिसने BF स्किनर ने दिया था 1953 में, जिसके बारे में हम आगे इनमें जैसे टेक्निक्स जब डिस्कस करेंगे तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे. सो इन बेसिक्स यू मस्ट नो दैट बिहेवियरल थेरेपी दैट यूज़, जिसका गोल होता है मॉडिफाइड माल एडेप्टिव बिहेवियर, जो बिहेवियरल एक्सेप्टेबल नहीं है उसको चेंज करना, उसके पैटर्न को चेंज करना बाय रीइंफोर्समेंट मोर एडेप्टिव बिहेवियर में. ठीक है. सो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी? बेनिफिट्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी. ठीक है. थेरेपिस्ट आर इजी टू ट्रेन. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. Total duration of therapy is 6 to 8 weeks. Initially, sessions are given daily, but later session are, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं. पहले हमें स्टार्टिंग में सेशंस पर डे लेने पड़ते हैं. इन बिहेवियरल थेरेपी बोथ द पेशेंट एंड थेरेपिस्ट आर इक्वल पार्टिसिपेंट. इसमें पेशेंट का भी पार्टिसिपेशन होता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज, what are the indication when we are using the behavioral therapy? We can use the behavioral therapy in anxiety disorder, phobia, OCD, hysteria, thumb sucking, tics disorder, nocturnal enuresis and psychosomatic disorders. यहाँ हम क्या कर सकते हैं, behavioral therapy को अप्लाई कर सकते हैं. Here we are discussing some therapies one by one. जैसे फर्स्ट थेरेपी का नाम लिखा हुआ है शेपिंग मतलब मॉडलिंग, किसी को आकार देना, किसी के बिहेवियर को एक मॉडिफाइड करना. ठीक है. इट इज़ ए प्रोसीजर टू यूज्ड एस्टैब्लिश ए बिहेवियर दैट इज़ नॉट प्रेजेंटली परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल. हम उसको मॉडिफाइड करते हैं, उसको मॉड्यूलेट करते हैं, उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं पर्सन के बिहेवियर को. ठीक है. इन दिस थेरेपी के नेक्स्ट आती है मॉडलिंग. मॉडलिंग मीन्स रोल मॉडल. इसमें क्या करते हैं, थेरेपिस्ट वो सेम बिहेवियर परफॉर्म करता है और क्लाइंट उस बिहेवियर को क्या करता है, कॉपी करता है. जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ब्लैक, जिसमें एक पर्सन होता है ऑटिज्म का, एक उस पर्सन को और थेरेपी दी जाती है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाइड किया जाता है बाय हिज टीचर. वो उसकी लिपसिंग करवाता है, उसको लिप्स को वो क्या करता है, कॉपी करता है. वो जो बच्चा है ऑटिज्म वाला, वो जो फीमेल चाइल्ड होता है. ठीक है. तो मॉडलिंग मीन्स बाय द रोल मॉडलिंग. इसमें थेरेपिस्ट खुद रोल परफॉर्म करता है, फिर उसको क्लाइंट प्रेफरेंस देता है, उसको अपनाता है. नेक्स्ट आता है प्री मेक प्रिंसिपल. प्री मेक प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी बिहेवियर के लिए, जैसे कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, अपना होमवर्क नहीं करता, तो हम उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का एक प्रिंसिपल बना देते हैं, क्लाइंट के लिए एक प्रिंसिपल बना देते हैं. हम उसको ऑफर करते हैं जो उसका इंटरेस्टेड पार्ट है उसके लिए. जैसे पेशेंट का इंटरेस्टिंग पार्ट है मोबाइल चलाना, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंसिपल में क्या करेंगे, हम उसको एक R1 प्रिंसिपल बनाएंगे.
R1 प्रिंसिपल जैसे हमने बना लिया, व्हेन यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, उसके बाद हम उसको क्या देंगे, उसका डिज़ायरेबल गोल देंगे, R2 देंगे कि जब तुम अपना होमवर्क काम पूरा कर लोगे तो हम आपको मोबाइल देखने के लिए देंगे। तो आपने क्या किया, उसके इंटरेस्ट को एक प्रिंसिपल के साथ बाइंड कर दिया, इसको बोलते हैं प्री मेक प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी कंडीशनिंग थ्योरी से ही रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है इग्नोरिंग, और वी कैन से इग्नोरिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या होते हैं, उनका बिहेवियर, दे आर अटेंशन सीकर्स, व्हेन जब हम उनका बिहेवियर बार बार उसको अटेंशन मिलती है तो वो बिहेवियर रिपीट करता है। जैसे कोई चाइल्ड है जिसको टेम्पर टेंड्रम है, मतलब उसको गुस्सा आता है, बहुत चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है, इधर उधर की बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, खाना नहीं खाता, खाना फेंक देता है, तो वो बच्चे का क्या है, आप उसमें ये टेक्निक लगा सकते हैं, उसको इग्नोर करो। व्हेन यू आर नॉट, द पेशेंट डज नॉट टेकिंग द अटेंशन, तो वो उसका बिहेवियर धीरे धीरे मॉडिफाइड होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे जाके ख़त्म भी हो जाए। तो वन ऑफ मेथड इट इज़ विच इज़ वेरी कॉमन। नेक्स्ट वन आता है कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें एक ड्रॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड पेशेंट्स। इसमें हम शर्तें रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, शर्तें रखना। पेशेंट के सामने हम कुछ कंडीशंस रख देते हैं, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट टीवी देखता है तो हम उसको बोलेंगे यू जस्ट, आपको टीवी देखना है कब, जैसे उसकी बुरी आदत है बहुत ज़्यादा टीवी देखना, ये करना, तो आप डिनर स्किप नहीं करेंगे, पहले आप डिनर फिनिश करेंगे, उसके बाद आप टीवी देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या है, हम एक पेशेंट का टाइम टेबल बनाते हैं और उसके पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग ही, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही वो जो टाइम टेबल है उसी पे बिहेव करने के लिए बोला जाता है और उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है टोकन इकोनॉमी। इट इज़ ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू ए पेशेंट, ठीक है, टू ए क्लाइंट, टू ए चाइल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को कि अगर तुमने ऐसा किया, जैसे हम हमारे जनरली हमारे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तुम्हें वॉच मिलेगी, ठीक है। उसके टॉयज़ हैं, बच्चे के टॉयज़ हैं, उनको बोलो कि मैं तुम्हें एक अच्छा टॉय दिलाऊंगा अगर तुमने ऐसा बिहेव किया, ठीक है। अगर तुमने नेल बाइटिंग छोड़ दी तो मैं तुम्हें बहुत पिज़्ज़ा खिला के लाऊंगा। ये क्या है, टोकन इकोनॉमी है, ठीक है। ये हम जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी काम में लेते हैं, पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए, कि हम उसको एक टोकन बना लेते हैं, एक आर्टिफिशियल, कि जब भी तुम एक अच्छा बिहेव करोगे तुम्हें एक ये टोकन मिलेगा, और जब तुम्हारे पास 10 टोकन्स हो जाएंगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। तो वो क्या है, टोकन इकोनॉमी एक टेक्निक है जिससे हम पेशेंट का क्या कर सकते हैं, क्लाइंट का क्या कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफाइड। एक नेक्स्ट आता है टाइम आउट, ठीक है। टाइम आउट एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था वैसे ही टाइम, जब भी पेशेंट किसी जो अनवांटेड बिहेवियर करता है आप उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसका सेपरेशन कर देते हैं, उसको एक कमरे में बंद कर दिया, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। कुछ थेरापिस्ट इसमें बिलीव नहीं करते बट ये चला आ रहा है, उसको उस टाइम के लिए बैन, जब भी तुम ऐसा बिहेव करोगे तुम्हें ऐसा पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। ये टाइम आउट है। नेक्स्ट है रिसिप्रोकल इनहिबिशन और काउंटर कंडीशनिंग। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पेशेंट को स्टिमुलस है, जो कि उसके लिए फॉबिक है, एंजियस है, उसके कांटेक्ट में आने के बाद हम पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में अवेयर करवाते हैं, एक अपोजिट बिहेव करने के लिए बोलते हैं। जैसे पेशेंट को किसी को अंधेरे से डर लगता है तो उसको हमने बताया कि आपको रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुनना है व्हेन यू आर इन द डार्क प्लेस, ठीक है। आपको ज़ोर ज़ोर से गाना गाना है, तो वो उसका क्या है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन है, या ये हम कहें काउंटर कंडीशनिंग है। जब भी आप एनजीएस हो, फोबिक कंडीशन में हो, आप रिलैक्स कर सकते हैं इस दूसरी टेक्निक के साथ। नेक्स्ट कंडीशन है जैसे रेसिप्रोकल काउंटर के बाद में आती है ओवर्ट सैनिटाइजेशन। एक ओवर्ट होता है, एक कोवर्ट सैनिटाइजेशन होता है। ओवर्ट सैनिटाइजेशन मीन्स it is a type of aversion therapy. Aversion therapy means it is overt sensitization. That means आप पेशेंट को, इसमें भी नेगेटिवली ही हम उसको रीइंफोर्स करते हैं पेशेंट के साथ। जैसे हम एवर्जन थेरेपी का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, डायसल्फाराम देते हैं एल्कोहलिक पेशेंट्स को। जब उसको डायसल्फाराम टेबलेट दी जाती है
और जब भी पेशेंट अल्कोहल लेता है तो उसको वॉमिट होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो वो उसको ओवर्ट सेंसिटाइजेशन हो गया, जिसमें पेशेंट के साथ क्या होगा कि जब भी हम उसको एक ऐसा उसको बगैर बताए उसको ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिसके उसके नेगेटिव साइन सिम्टम्स उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, पेशेंट डर जाता है, अफ्रेड हो जाता है और वो बैड हैबिट छोड़ देता है। जैसे आपने बच्चों में देखा होगा कि जो बच्चे थम सकिंग करते हैं, विलेजेस में ऐसा मोस्ट कॉमन होता है, उसके हाथ को थोड़ी सी रेड चिली पाउडर लगा देते हैं, जिससे पेशेंट क्या बच्चा क्या करेगा, थम सकिंग करेगा, उसका टेस्ट बैड होगा, बिट्रल उसका जो टेस्ट खराब होगा, उसकी वजह से वो उस टेस्ट को छोड़ देगा, उसको उस हैबिट को छोड़ देगा। ठीक है। एक कोवर्ट सेंसिटाइजेशन होता है जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट को इमेजिन, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको हम क्या करवाते हैं, इमेजिनेशन करवाते हैं कि देखो तुम ऐसा करोगे तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे, तुम्हें अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सम टाइम यू मे गॉट द कैंसर। जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि मैं बीड़ी तम्बाकू खाता था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे गले का ऑपरेशन हुआ, वो क्या है, कोवर्ट सेंसिटाइजेशन है। सेनेट तो एक ओवर्ट एक कोवर्ट होता है। नेक्स्ट होता है विच इज़ मोस्ट कॉमन, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं हम, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन एक थेरेपी है, ये यहाँ पे कई बार नाम पूछते हैं किसने दिया था, तो ये जोसेफ वोल्फ ने दी थी, जोसेफ वोल्फ ने दी थी। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई जाती हैं, हायरार्की सेट करना बताया जाता है, हायरार्की गोल सेट करना होता है और डिसेंट्रलाइज करना होता है, अपने आप को सिचुएशन से एक तरीके से बाहर निकालना होता है। ठीक है। जैसे किसी पेशेंट को एलिवेटर पे जाने से डर लगता है, तो आप उसको क्या करें, पहले उसको एलिवेटर की टेक्निक बताएं कि एलिवेटर कैसे काम करता है। ठीक है। फिर उसको किसी उसके ट्रस्ट वर्थी पर्सन के साथ उसको एलिवेटर पे जाने के लिए बोलें जिस पे वो ट्रस्ट करता है, जैसे उसके फादर हैं, जैसे आप अगर थेरेपिस्ट का बिहेवियर उसके साथ मैच कर जाता है, थेरेपिस्ट को अगर वो ट्रस्ट करना, थेरेपिस्ट उसके साथ जाए। एक उसको आप एक स्टेयर्स चढ़ाएं, एक एलिवेटर चढ़ाएं, फिर उसके बाद दूसरा चढ़ाएं, फिर उसको धीरे 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 अकेला जाने दें कि मैं खड़ा आपको देख रहा हूँ, फिर आप उसको दूर से ऑब्जर्व करें, धीरे धीरे उसकी वो एंजाइटी फीलिंग वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा उससे। ठीक है। एक होता है फ्लोडिंग, फ्लूडिंग होता है, ये भी एक इम्पल्सिव थेरेपी है, इसमें बार बार स्टिमुलस पेशेंट को दिया जाता है, बार बार उस स्टिमुलस के कांटेक्ट करवाया जाता है जो फोबिक स्टिमुलस है, देन द इंडिविजुअल कंटिन्यूस परसेप्शन ऑफ द फोबिक स्टिमुलाई अनटिल, जब तक कि वो उस फोबिक से वो फोबिक स्टिमुलस है उसके जहन से बाहर नहीं आ जाता, जब तक कि वो उससे डरना बंद नहीं कर देता, तब तक हम उसके कांटेक्ट में वो स्टिमुलस लाते हैं बार बार। बट इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कभी भी फ्लोडिंग या इम्पल्सिव थेरेपी जो है उन क्लाइंट्स को नहीं देते जिनका अगर एनजीएस जो है वो हार्मफुल हो। ठीक है। तो ये दीज आर द टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेशंस, फोबिक फोबियाज में दे सकते हैं, ऑब्सेशन में दे सकते हैं, कंपल्सिव डिसऑर्डर में दे सकते हैं, सर्टेन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या 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 इंडिकेशंस हैं, डिस्कस, लुक एट द पिक्चर एंड सी एलिवेटर्स, पुश बटन एलिवेटर्स, वॉक, ये उसका जो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग द सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो जोसेफ बूल ने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नर्स इन बिहेवियरल थेरेपी। नर्स कैन इम्प्लीमेंट बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स to help client modified maladaptive behavior pattern. The nursing process is a systematic method of directing care for client who requires this type of assistance. So सबसे बड़ा जो नर्सिंग का रोल है इसमें पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, पेशेंट का माल अडेप्टिव बिहेवियर चेंज करने में उसकी हेल्प करना, थेरेपिस्ट और नर्स जो थेरेपिस्ट नर्स है उसका और पेशेंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। दिस ऑल अबाउट द बिहेवियरल थेरेपी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।